नमस्कार दोस्तों, मैं नितिन स्वागत करता हूं आप सभी का। आज हम लोग बात करेंगे फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बहुत सारे कंट्रीज़ के लिए एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ कैपिटल बन चुका है, इवन इंक्लूडिंग इंडिया। फॉरेन इन्वेस्टमेंट ग्लोबल इकोनॉमी का एक इंटीग्रल पार्ट बन चुका है और बहुत सारे कंट्रीज़ अपनी इकोनॉमी चलाने के लिए, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ को अपग्रेड करने के लिए और डेवलप टेक्नोलॉजीज़ को कंट्री में ट्रिगर करने के लिए इसके थ्रू फंड रेज करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। हम बात करते हैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो सबसे पहले हम अगर इसकी डेफिनेशन के बारे में बात करें, रेफर्स द इन्वेस्टमेंट मेड बाय अ फॉरेन एंटिटी सच एज इंडिविजुअल कॉरपोरेशन इनटू अ डोमेस्टिक इकोनॉमी। इन सभी वर्ड्स को हम लोग एक बहुत अच्छे एग्जांपल से समझते हैं। मान के चलिए अमेरिका है और ये इंडिया है। इंडिया सभी इंडियंस के लिए, हम सभी इंडियंस के लिए, हमारे लिए ये है डोमेस्टिक इकोनॉमी। हम इसको डोमेस्टिक इकोनॉमी की तरह ट्रीट करेंगे, ओके। और ये है हमारे लिए फॉरेन इकोनॉमी, ये है फॉरेन इकोनॉमी, ठीक है। अमेरिका में दो तरह के लोग रहते हैं, एक रहता है एक्स और दूसरी कंपनी है, मान के चलिए माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। और इंडिया में एक्स वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है और माइक्रोसॉफ्ट है वो भी इन्वेस्टमेंट कर सकता है, बट एक्स एक इंडिविजुअल है, इसलिए हम इसको एज अ इंडिविजुअल मान के करेंगे और इसको हम एक कॉरपोरेशन मान के चलेंगे, ठीक है। तो अमेरिकन कंट्री फॉरेन एंटिटी से इंडिविजुअल के द्वारा या किसी भी कॉरपोरेशन के द्वारा डोमेस्टिक इकोनॉमी में जो भी इन्वेस्टमेंट आएगी दैट इज कॉल्ड एज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन देख लीजिए। फॉरेन इन्वेस्टमेंट, रेफर फॉरेन इन्वेस्टमेंट, वो आएगा अमेरिका से, फॉरेन कंट्री से। इज रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड बाय फॉरेन एंटिटी। कोई भी फॉरेन कंपनी हम मान के चल सकते हैं, इंडिविजुअल मान सकते हैं, इंडिविजुअल हम मान के चलते हैं एक्स को, कॉरपोरेशन हमने ले लिया माइक्रोसॉफ्ट और डोमेस्टिक इकोनॉमी हमारे लिए हो गई इंडिया। अमेरिका से एक्स या माइक्रोसॉफ्ट कोई भी इन्वेस्टमेंट इंडिया में करते हैं वो कहा जाएगा फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ओके। आगे बढ़ते हैं हम लोग। टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट। फॉरेन इन्वेस्टमेंट चार तरीके का होता है। फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई भी फॉरेन एंटिटी हमारे कंट्री में किसी भी डोमेस्टिक इकोनॉमी में चार तरीके से इन्वेस्ट कर सकती है। दैट इज एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, एफआईआई फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। यहां पर ध्यान रखिएगा, ये मैं इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के बारे में बात करूंगा, यहां मैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट के बारे में बात नहीं करूंगा। SWF सोवरेन वेल्थ फंड, ठीक है। तो एक एक करके हम इन चारों के बारे में बात करते हैं, ये चारों कैसे वर्क करते हैं, इनका मीनिंग क्या है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। देखिए कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब कहा जाएगा, जब एक फॉरेन एंटिटी डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है किसी कंपनी में या ऑर्गेनाइजेशन में विच इज लोकेटेड इन अ फॉरेन कंट्री। आप फॉरेन कंट्री यहां मैंने लिखा है तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा, इसको मैं समझाता हूं आपको। अमेरिका है और यहां इंडिया है, तो इंडिया के लिए अमेरिका फॉरेन है और अमेरिका के लिए इंडिया फॉरेन है, ठीक है। तो जब अमेरिका यहां इन्वेस्टमेंट करेगा तो ये फॉरेन इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, ठीक है, इंडिया के रेफरेंस में। आगे बढ़ते हैं। तो एफडीआई इज अ फॉरेन एंटिटी, मान के चलिए माइक्रोसॉफ्ट है, वो इंडिया में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करती है। डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट यहां वर्ड इसलिए यूज किया गया है क्योंकि हर एक सेक्टर में, चाहे बैंक हो, सर्विस हो, शिपिंग हो, स्पेस रिसर्च हो या बहुत और भी तरीके के बहुत सारे सेक्टर्स हैं, वहां हमारी इंडियन गवर्नमेंट ने अलग अलग लिमिट सेट की हुई है इन्वेस्टमेंट की। जैसे अप टू 74%, बहुत सारी जगह 100% एफडीआई आ सकती है, किसी जगह 47% ही एफडीआई है, किसी जगह 51% एफडीआई है। तो अलग अलग तरीके से इन्वेस्टमेंट इंडिया में आ सकता है। वो आएगा एक कंपनी में, कंपनी हम मान के चलते हैं ओएनजीसी को ले लेते हैं, ठीक है, यहां फॉरेन इन्वेस्टमेंट आ गया। या ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें तो यहां हम इसरो ले लेते हैं, मान के चलिए स्पेस रिसर्च में हमारे पास एफडीआई है, ठीक है, लोकेटेड इन अ फॉरेन कंट्री। अमेरिका के रेफरेंस में इंडिया फॉरेन कंट्री है, ठीक है। तो इंडिया में ही दोनों कंपनी है, इसरो भी इंडिया में है, ओएनजीसी भी इंडिया में, सेल, रेल, गेल, टेल, मेल, ये सभी इंडिया में है। तो यहां पर डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कोई भी फॉरेन एंटिटी, कोई भी फॉरेन कंपनी यहां कर सकती है, एक लिमिट के, एक सीलिंग के साथ में। तो दैट इज कॉल्ड एज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, ओके। आगे बात करते हैं। दिस टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा। ऐसा नहीं कि 6 महीने साल भर में या कोई भी कंपनी यहां पर इन्वेस्टमेंट किया और अपना पैसा निकाल के ले गई, जी नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ लॉन्ग टर्म में इन्वेस्टमेंट होता है, एक सिग्निफिकेंट अमाउंट उसमें इन्वॉल्व होता है, एक सिग्निफिकेंट कैपिटल इसमें इन्वॉल्व होती है। मैं आपको एक एफडीआई का बहुत अच्छा एग्जाम्पल समझाता हूं।
की एक कंपनी थी वॉलमार्ट, उसने इंडियन कंपनी फ्लिपकार्ट का एक्विजिशन कर लिया। यहां जब ये एफडीआई लेकर आए तो 77% ऑफ स्टेक्स फ्लिपकार्ट के वो ले लिए वॉलमार्ट ने। अब वॉलमार्ट इसका मालिक बन चुका है, ठीक है। फ्लिपकार्ट का जो मालिक है वो वॉलमार्ट है। वॉलमार्ट के 77% मेजॉरिटी स्टेक आप समझते हैं कि 51% स्टेक अगर किसी कंपनी के पास होते हैं तो वो उसकी मेजर शेयर होल्डर होती है और वो उसकी मालिक बन जाती है, ठीक है। तो ये इनके जो एक्टिव मेंबर हैं, वॉलमार्ट के जो भी एम्प्लॉई हैं, वो इसके एक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं और कोई भी फ्लिपकार्ट में चेंज करना हो तो वो वॉलमार्ट कर सकती है, फ्लिपकार्ट अब नहीं कर सकती है, ठीक है। इनके केवल 23% है, इनको कोई भी अगर कोई चेंज करना है तो उसके लिए वॉलमार्ट की परमिशन लेनी रहेगी, ठीक है। तो इस तरीके से फॉरेन इन्वेस्टमेंट इंडिया में आया, एक इंडियन कंपनी में आया और इंडियन कंपनी वॉलमार्ट के अंडर में आ गई, ठीक है। इसी तरीके से लॉन्ग टर्म है, ऐसा नहीं है कि वॉलमार्ट 6 महीने में फ्लिपकार्ट में पैसा डाला और उसके बाद निकाल के ले गई, जी नहीं। और एक सिग्निफिकेंट कैपिटल है, ऐसा नहीं है 1000 करोड़ की कंपनी है तो उसमें उन्होंने 10 लाख रुपए लगाए और मेंबर बन जाएगी, उसको डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जाएगा, जी नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। इट कैन टेक्स वेरियस फॉर्म्स सच एज एक्विजिशन, मैंने आपको बता दिया वॉलमार्ट ने फ्लिपकार्ट का एक्विजिशन किया, उसकी मालिक बन गई। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ नई कंपनी, एक नई कंपनी भी इस्टेब्लिश कर सकती थी इंडिया में। मान के चलिए कोई बैंक है, फॉरेन बैंक है, वो इंडिया में कोई भी फॉरेन बैंक अपना यहाँ खोल सकता है एफडीआई के तहत, ठीक है। या कोई परचेज रियल एस्टेट में भी वो अपना इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, ओके। फॉरेन एंटिटी हैज सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ कंट्रोल ऑनरशिप ऑफ ओवर द इन्वेस्टमेंट। वॉलमार्ट के बारे में मैंने आपको बताया, वॉलमार्ट एक्टिव मेंबर बन चुकी है। अब कोई भी बड़े डिसीजंस होंगे, कोई भी एग्जीक्यूटिव डिसीजंस होंगे, वो वॉलमार्ट लेगी, ठीक है। तो उसका एक कंट्रोल हो चुका है कंप्लीट फ्लिपकार्ट के ऊपर, ऑनरशिप भी वॉलमार्ट की ही है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। देखिए जैसे एफडीआई में ऑनरशिप जाती है, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में आपका इन्वेस्टमेंट ही होता है नॉर्मली केवल स्टॉक्स में, बॉन्ड्स में या फिर किसी तरह के फाइनेंशियल मार्केट में, इसमें ऑनरशिप नहीं होती है। मान के चलिए अडानी है, वो माइक्रोसॉफ्ट के 2% शेयर खरीद लेते हैं, 2% शेयर उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के खरीद लिए। उनको ऐसा लग रहा है कि फ्यूचर में इसमें मुझे ये शेयर ऊपर जा सकता है, या हम अडानी को ना लें, हम एलआईसी को ले लें, क्योंकि एलआईसी बहुत सारे फंड्स होते हैं वो अलग अलग कंपनियों में लगाती रहती है और वहां से प्रॉफिट अर्न करती है। तो ऐसा नहीं है कि एलआईसी माइक्रोसॉफ्ट की मालिक हो जाएगी, ये इन्होंने केवल एक पोर्टफोलियो यहां पर मैनेज किया है अपना। 100 में से 2 शेयर्स जो हैं वो एलआईसी के पास है माइक्रोसॉफ्ट के, ये इसकी एक्टिव ओनर नहीं हो जाती है। इन्वेस्टमेंट इज एन इन्वेस्टमेंट इन अ फॉरेन कंट्रीज फाइनेंशियल मार्केट सच एज स्टॉक्स, बॉन्ड्स एंड अदर सिक्योरिटीज। गवर्नमेंट सिक्योरिटी भी परचेज की जा सकती है जैसा मैंने आपको बताया, ओके। दूसरी लाइन ये, अनलाइक एफडीआई, एफपीआई डज नॉट इन्वॉल्व डायरेक्ट ओनरशिप, डायरेक्ट ओनरशिप नहीं हो सकती है। अगर एलआईसी ने माइक्रोसॉफ्ट के 2% शेयर खरीद लिए, इसका मतलब ये नहीं है कि एलआईसी माइक्रोसॉफ्ट की मालिक हो जाएगी, केवल एक प्रॉफिट अर्निंग प्रोसेस उन्होंने फॉलो किया है और ना ही कंट्री के कंपनी के ऊपर कंट्रोल होगा। इंस्टेड एफबीआई इन्वेस्टर्स बाय एंड सेल सिक्योरिटीज ऑन द ओपन मार्केट। आपने हमेशा सुना होगा कि स्टॉक मार्केट इंडिया का जो होता है वहां पे 25 दिसंबर के आसपास मार्केट डाउन आ जाता है। हमारा जो स्टॉक मार्केट है वो डाउन आ जाता है। उसका रीजन है कि बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज, जैसे मान के चलिए जर्मनी है, जर्मनी, पोर्चुगल, यहां पर 1 जनवरी से और 31 दिसंबर तक का फाइनेंशियल ईयर होता है। तो यहां पर सभी कंपनीज क्या करते हैं कि 25 दिसंबर तक अपना पैसा निकाला और निकाल के चले गए, ठीक है, प्रॉफिट अर्न किया और निकल लिए यहां से, ठीक है। तो एफपीआई में फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट ही होता है, इसको हम इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट भी कह सकते हैं। एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट। इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट लगभग सेम है, पूरे सेम नहीं होंगे क्योंकि इनकी परमिशन लेने में दोनों में बहुत फर्क है। इंडिया में कोई भी कंपनी अगर इन्वेस्टमेंट करती है, उनके ओपन मार्केट में अगर इन्वेस्टमेंट करना है तो उसकी परमिशन लेनी पड़ती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, या फिर किसी भी दूसरे कंट्री में अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं तो उसकी परमिशन लेनी रहेगी। तो उनके अलग अलग पैरामीटर्स हैं, इसलिए थोड़े से अलग हैं बट लगभग लगभग सेम है, ओके। आगे बढ़ते हैं,
फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, देखिए फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कब कहा जाएगा किसी भी इन्वेस्टमेंट को, आइए एक एग्जांपल से समझते हैं। अमेरिका, रशिया और कनाडा, ठीक है, ये दोनों पड़ोसी हैं, इनके रिलेशंस अच्छे हो सकते हैं, बट अमेरिका और रशिया के रिलेशंस बिल्कुल भी अच्छे नहीं हैं। रशिया के पास एक्स्ट्रा पैसा है, उन्होंने 1000 करोड़ कनाडा को दिया और बोला कि आप मेरे तरफ से आप खुद इन्वेस्ट कीजिए अमेरिका में, जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से हम 50-50% आपस में शेयर करेंगे। अब अमेरिका ने रशिया को इन्वेस्टमेंट नहीं करने दिया, लेकिन कनाडा ने वहां इन्वेस्टमेंट किया। तो रशिया के लिए कनाडा ने जो इन्वेस्टमेंट किया दैट इज इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। ओके, तो इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। फॉरेन इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द इन्वेस्टमेंट मेड थ्रू और मेड बाय एन इंटरमीडियरी और अ थर्ड पार्टी। इंटरमीडियरी और थर्ड पार्टी यहां होगा आपका कनाडा। ओके, आगे बढ़ते हैं और इसको हम एक एग्जांपल और ले सकते हैं। अमेरिका में कोई भी इंडियन कंपनी इन्वेस्टमेंट करती है और अमेरिका की वो कंपनी उसी इन्वेस्टमेंट से ऑस्ट्रेलिया की किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करती है और वहां से प्रॉफिट अर्न करती है, उसको भी इनडायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहा जा सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सोवरेन वेल्थ फंड, सोवरेन वेल्थ फंड कब कहा जाएगा? जब कोई भी स्टेट ओन्ड इन्वेस्टमेंट रहेगा। स्टेट ओन्ड मतलब मान के चलिए LIC गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आती है। जब वो किसी कंट्री में जाकर कोई भी इन्वेस्टमेंट करती है, कोई भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट LIC द्वारा किया जाएगा या स्टेट ओन्ड कंपनी द्वारा किया जाएगा या गवर्नमेंट खुद भी जाकर कर सकती है किसी भी कंट्री में इन्वेस्टमेंट, तो उसको कहा जाएगा सोवरेन वेल्थ फंड। ये सोवरेन वेल्थ फंड टिपिकली फंडेड बाय द फॉरेन करेंसी रिजर्व। हमारा जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है या फॉरेन करेंसी रिजर्व है उससे हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, रिसोर्सेज रिवेन्यू से कर सकते हैं और अदर सोर्स ऑफ इनकम। मान के चलिए हमने इंपोर्ट किया, मान के चलिए हमने एक्सपोर्ट किया तो उससे भी इनकम जनरेट हो सकती है, दैट इज सोवरेन वेल्थ फंड। ओके, ये लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट यहाँ होगा, जैसे मान के चलिए ONGC विदेश, ठीक है, इन्होंने सऊदी अरब में एक रिफाइनरी डाली, सऊदी अरब में गए और इन्होंने एक रिफाइनरी डाली। तो ऐसा तो है नहीं कि रिफाइनरी में इन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया और साल भर में वहाँ से प्रॉफिट बुक करके घर आ जाएंगे अपने, जी नहीं, ये काफ़ी सालों तक ये लोग वहाँ पर पैसा इन्वेस्टमेंट करके रखेंगे और वहाँ से प्रॉफिट अर्न करते रहेंगे। तो काफ़ी टाइम तक हो गया, लॉन्ग टर्म हो गया। और एक सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट, रिफाइनरी ऐसा तो है नहीं कि 1 करोड़ में आपकी रिफाइनरी डल गई, ठीक है, लाखों करोड़ रुपए वहाँ पर डालना पड़ेगा। तो एक सिग्निफिकेंट इनका फंड भी हो जाएगा, काफ़ी इन्वेस्टमेंट वहाँ रहेगा। ठीक है, तो ये वो आपका सोवरेन वेल्थ फंड। अगर आपको हमारा ये लेक्चर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों से इसको शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो उनके भी काम आ सके। और थैंक्स फॉर वॉचिंग अस।